था, मैं अकेला था। हर व्यक्ति के मन में यही भाव, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। हर कोई देश के लिए सीने पर गोली खाने को तैयार, फांसी का फंदा चुनने को तैयार, अपनी हस्ती मिटाने को तैयार, लेकिन भाव सबके मन में है। लेकिन मैं अकेला हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं क्या करूं? अकेलापन दूर करना पड़ेगा। ये डॉक्टर हेडगेवार के मन में बैठ गया, अकेलापन। अकेलापन का मतलब है संगठन नहीं है, मन मिले नहीं है, हृदय जुड़े नहीं है, केवल हम अपने परिवार तक सीमित हैं। कोई समस्या आती है, जैसे कछुआ अपनी गर्दन को अंदर कर लेता है और अपने को सुरक्षित समझता है, वही हालत अपने हिंदू समाज की थी। और हमें क्या मतलब है? इस भावना को दूर करने के लिए डॉक्टर हेडगेवार ने तय कर लिया कि अकेलापन दूर करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न, 1920 में लोकमान्य तिलक, अप्रैल में उनका निधन हो जाता है। अक्टूबर में एक अधिवेशन होना था। वो 1921 में होने वाला तुर्की और उसके संबंध में एक असहयोग आंदोलन का सारा स्वरूप बनना था, इसलिए एक कार्यक्रम होना था। अब चूंकि लोकमान्य तिलक नहीं रहे, उनके ना रहने पर एक आध महीने बाद कांग्रेस की मीटिंग हुई, जिसमें 250 लोग रहे होंगे। जो कांग्रेस के उस समय के उपाध्यक्ष महामंत्री रहे होंगे, अपनी बैठक ले रहे होंगे। उन्होंने प्रारंभ किया, डॉक्टर हेडगेवार भी इसमें थे। उसमें उन्होंने कहा कि लोकमान्य तिलक नहीं रहे हैं, तब ये जो कार्यक्रम होने वाला है इसको स्थगित कर दिया जाए, असहयोग आंदोलन न किया जाए। तो जितने लोग थे सबके सिर हिले, हाँ डॉक्टर हेडगेवार ठीक कह रहे हैं, नहीं ये लोग ठीक कह रहे हैं, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब डॉक्टर हेडगेवार देख रहे थे, सब सुन रहे थे। वो भी उसमें आंध्र और महाराष्ट्र उसमें एक था, उसके महामंत्री हो गए थे। तो बाद में खड़े होकर बोले, अब लोकमान्य तिलक दोबारा जीवित होकर आने वाले हैं क्या? अरे अध्यक्ष नहीं है, दूसरा कोई अध्यक्ष चुनो, कार्यक्रम क्यों स्थगित करना? फिर लोग बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, डॉक्टर हेडगेवार ठीक है। समाज की इसी हालत है। तो अब कौन बनना चाहिए कांग्रेस का अध्यक्ष? वहीं के वहीं और चर्चा चल पड़ी, जबकि अलग बैठकर बातचीत होना चाहिए 2-4 लोगों के साथ, लेकिन वो कोई चर्चा सामने बातचीत होने लगी। भाई कौन अध्यक्ष बनेगा? एक विजय भास्कराचार्य ऐसे कोई एक महामंत्री थे कांग्रेस के देश के, और वो जो है उनका नाम आ गया, सबने हाथ उठा दिया, हाँ ये बनना चाहिए, बनना चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार खड़े होकर बोलते हैं, उनके सामने ही जिस व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं, 1919 में जलियांवाला बाग का जिसमें कांड हो रहा था, हजारों लोगों को गोलियों से भूना जा रहा था, उसी समय और ये महोदय और गवर्नर जनरल के पास चेन्नई में बैठकर, उसमें मद्रास बोला जाता था, मद्रास में बैठकर ये कह रहे थे पत्रकारों से कि अंग्रेजों ने जो किया ठीक किया, यही करना चाहिए। ये डॉक्टर हेडगेवार ने अपनी बात बोली, सबकी सनसनी फैल गई, लगा हालत खराब, ना हाँ ना कोई बोल पाए। पहले सबने हाथ उठा दिया, इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। विषय वहीं वहीं खत्म हो गया। अब डॉक्टर हेडगेवार के गले पड़ गया, अब अध्यक्ष कौन बने? तो एक डॉक्टर मुंजे और डॉक्टर हेडगेवार दोनों महर्षि अरविंद के पास पहुंचते हैं। एक बहिने बातचीत क्या करें तो अच्छा रहेगा, यहाँ बात करने आए, सुनने आए हैं। एक बहिने क्यों बोलते हैं आप लोग? चुप रहिए ना। तो महर्षि अरविंद के पास पहुंचते हैं, उनसे कहते हैं कि अक्टूबर में होने वाले अधिवेशन के कार्यक्रम की अध्यक्षता आप करें, और दूसरा कांग्रेस के अध्यक्ष आप बने, इसके लिए आपकी अनुमति सहमति लेकर आए हैं, आप इस प्रकार के योग्य व्यक्ति हैं। महर्षि अरविंद ने कुछ कहा नहीं, अपनी साधना कुटी में जाते हैं, आधा घंटा कुछ विचार करते हैं,
और लौट करके इनको बताते हैं कि आपके अक्टूबर वाले कार्यक्रम में मैं चलता हूं, वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करने को तैयार हूं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष हम नहीं बनेंगे। और डॉक्टर हेडगेवार, आप भी इस कोई भी झंझट में मत पड़िए, जो इससे को बनना होगा बन जाएगा। हमें एक चिंता सता रही है, 25-30 वर्षों के अंदर अंदर निश्चित रूप से भारत स्वतंत्र हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन देश की आजादी के 50 वर्षों के बाद फिर से कहीं भारत पराधीन ना हो जाए, हमें इसकी चिंता सता रही है। जब ये अरविंद के जी ने कहा और इनके दिमाग में चढ़ ही रहा था सब कि कांग्रेस के बल पर कुछ नहीं होने जाना। 1922 में इसी प्रकार का एक कार्यक्रम और हो रहा था। मंच पर 70-75 नेता थे, 2 नेता मुस्लिम नेता थे, वंदे मातरम होना था। 2 नेताओं ने शोर मचाकर हल्ला करके और जितना तेज बोल करके कहा कि वंदे मातरम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बाकी सब चुप रहे, कोई बोला ही नहीं। डॉक्टर हेडगेवार को लगा कि क्या है ये, कांग्रेस है क्या तमाशा है, वंदे मातरम नहीं होगा, होगा क्या देश के अंदर। ये उनको तीसरा प्रसंग बहुत खटक गया। ऐसे अनेकों प्रकार के जीवन के अनुभव उनके होते चले गए। 1924 में स्वातंत्र वीर सावरकर, डॉक्टर हेडगेवार बड़े अच्छे मित्र भी थे। वो विदेश से पढ़ करके आए थे। एक दिन सुबह से शाम तक दिन भर चाय के दौर चलते रहे और इनकी दोनों की मीटिंग चलती रही। इन्होंने अपनी पूरी कल्पना बताई डॉक्टर हेडगेवार ने कि मैं हिंदू समाज के संगठन के लिए प्रयास करना चाह रहा हूं, और सारी अपनी योजना भी बताई, सारा सब बताया। स्वातंत्र वीर सावरकर ने शाम को निष्कर्ष ये निकाला और कहा कि डॉक्टर हेडगेवार, कम से कम मैं तो ये काम नहीं कर सकता, इसमें दीपक की तरह जलना होगा, पूरा जीवन इसके लिए देना होगा। आप तो क्रोध अगर अपना दूर शांत कर सकते हो तो आप कर सकते हो सारा काम, हम तो नहीं कर सकते। आप देश की आजादी के बाद देश गुलाम ना हो, इसके लिए लगो। मैं देश की आजादी के लिए क्रांति पथ अपना करके और देश के लिए और काम करूंगा, दोनों के मार्ग तय हो गए। एक क्रांति पथ पर गया और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। जितने भी नागपुर के बड़े बड़े लोग थे, डॉक्टर, उस समय के बैरिस्टर, उसमें के जो भी उद्योग बड़े व्यापारी, अन्य लोग, सबके पास जाकर कहा कि मैं हिंदू समाज का संगठन करने वाला हूं, आपका सहयोग चाहिए। तो सबने उनको मना किया, ये हो ही नहीं सकता, हिंदू समाज का संगठन कभी नहीं हो सकता। अरे प्रयास कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं। क्यों गए थे? इसलिए गए थे, कल को यही लोग बोलेंगे वो तो डॉक्टर हेडगेवार का संगठन है, ये ना बोले, इसलिए हमसे हमारे पास आए थे, हमसे परामर्श किया था, सहयोग के लिए हमसे भी अपेक्षा की थी, हम भले नहीं जा पाए। ये बाद में बोले हाँ भाई ठीक है, जब काम खड़ा हो गया तो वही सबसे जुड़ गए, इसीलिए पहले गए थे। किसको काम क्या चालू किया? 12-15 बालकों को लेकर के काम चालू किया, वो संगठन सब देश भर के अंदर फैल गया। आज 87,000 शाखाएं देश के अंदर चलती हैं। 40 प्रकार के विविध संगठनों के अलग अलग स्वयंसेवकों ने संगठन खड़े किए हैं, जिसमें लगभग 15 करोड़ लोग संघ को जानने वाले, संघ को मानने वाले, संघ को स्वीकार करने वाले, संघ को समझने वाले पैदा हो गए। इतनी बड़ी शक्ति देश के अंदर हमारी खड़ी हुई। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार ने बड़ा लक्ष्य रखा था। लक्ष्य क्या था? भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, भारत माता की पुनर्प्रतिष्ठा करवाएंगे, भारत माता की जय जयकार दुनिया में फिर से कराएंगे,
भारत को वैभवशाली भारत बनाएंगे, अर्थात विकसित भारत बनाएंगे, सभी क्षेत्रों में विकसित बनाएंगे। आगे के शब्द हम बोल सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर वैभवशाली भारत ये लक्ष्य ले लिया। इस लक्ष्य कैसे पूरा होगा, इसके लिए दो सिद्धांत तय किए। दो सिद्धांत कौन से थे? नंबर एक, इस देश के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह आभास चाहिए कि मैं कौन हूं, ये देश किसका है। इसका उत्तर क्या है? मैं हिंदू हूं, भारत हिंदू राष्ट्र है। इस देश के हर व्यक्ति के गले उतारना है ये सारा विषय। मैं हिंदू हूं, भारत हिंदू राष्ट्र है। जब तक ये नहीं होगा तब तक भारत वैभवशाली भारत नहीं बनेगा। दूसरा, संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन चाहिए। इस संपूर्ण हिंदू समाज में सब प्रकार के लोग आते हैं, नगर के रहने वाले, गांव के रहने वाले, पहाड़ के रहने वाले, जंगलों के रहने वाले, झोपड़ियों में रहने वाले, मजदूरी करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, पत्थर की मूर्तियां बनाने वाले, बंदर रीछ का नाच नचाने वाले, भीख मांगने वाले, ये सब संपूर्ण हिंदू समाज के अंतर्गत आते हैं। इस सभी का संगठन चाहिए, एक जाति का संगठन नहीं, कुछ प्रदेशों का, जिलों का संगठन नहीं। संपूर्ण देश बहुत बड़ा है, तो सभी इसमें संगठित चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इतने बड़े सारे हिंदू समाज के संगठन के लिए, और लक्ष्य तो तय कर लिया, सिद्धांत भी तय कर लिए, तो पूरा कैसे होगा? इतने बड़े काम को पूरा करने के लिए हजारों लोग चाहिए, लाखों लोग चाहिए। ये कहां से आएंगे? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें अपने जैसे 100 लोग अगर मिल जाए तो हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। मिले क्या? लोग नहीं मिले। अंत में डॉक्टर एडवर्ड ने कहा, हम मांगेंगे नहीं, लोग निर्माण करेंगे। तो लोगों के निर्माण के लिए एक पद्धति का निर्माण किया। वो पुरानी पद्धति नहीं होगी, उसका नाम रखा गया शाखा। शाखा का मतलब है 24 घंटे में 1 घंटा एक स्थान पर एकत्रित होना। क्या करना? जो भी करना एक साथ करने की आदत डालना, जो समाज की आदत नहीं है। एक आज्ञा पर खेल खेलना, योग करना, आसन करना, प्राणायाम करना, गीत बोलना, ताली बजाना, तो एक साथ बजाना, एक साथ उठना, एक साथ बैठना, एक साथ प्रार्थना, जो भी करना एक साथ करने की आदत डालने के लिए समिति शाखा का निर्माण किया। और उस शाखा से जब एक आज्ञा पर काम करने की आदत बनेगी, कोई छोटे का, कोई बड़े का, कोई ऊंचे का, नीचे का, कोई किसी प्रकार का भेद नहीं होता, गरीब अमीर का भी भेद नहीं, सब एक दूसरे के सहयोगी, आत्मीय भाव, इस प्रकार का निर्माण हो जाता है। अनेकों गुणों का निर्माण हो जाता है, क्योंकि उन गुणों के बल पर हम समाज में बदलाव परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि लोग कैसे चाहिए थे? लोग देशभक्त चाहिए, लोग अनुशासित चाहिए, लोग हिंदुत्वनिष्ठ चाहिए, संगठित भी चाहिए, संस्कारित भी चाहिए, निस्वार्थ भाव से देश समाज का काम करने वाले चाहिए, स्वयं की प्रेरणा से काम करने वाले चाहिए। ऐसे लोगों का निर्माण संघ की शाखा से होगा, और उसी से हुआ है। उसी की बल पर आज देश में बहुत बड़ा बड़ा काम संघ ने कर दिया है। तो ये एक इसका पक्ष रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, एक कल्पना दृष्टि अपने को मिलना चाहिए, इसलिए सारा विषय रखा। अब एक पहला विषय है, अगला बिंदु, स्व की चेतना। ये स्व क्या है? स्व का मतलब है हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति के अनुकूल अपनी जीवन रचना हो। व्यक्तिगत, परिवार एवं समाज की रचना स्व के अनुसार हो, हिंदुत्व के अनुकूल हो। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारा रहन सहन, खान पान, व्यवहार, हमारे रीति रिवाज, हमारे अन्य सारे कार्यक्रम, सामाजिक हमारी ताना बाना, ये सब हिंदुत्व की जीवन की शैली के अनुसार होना चाहिए। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है?
1935 में लॉर्ड मैकाले आया। उन्होंने भारत की शिक्षा को बदलने का संकल्प लिया। देखने में तो हिंदुस्तानी लगेगा, लेकिन 100 साल के बाद अंग्रेजियत के रंग में हिंदुस्तानी बन जाएगा। इसलिए चूंकि ब्रिटिश शासन था, जितने भी देश के अंदर बड़े बड़े शहर, छोटे शहर, जितने सिविल लाइन्स, अपने ही देश की जमीन को उनको विद्यालय खोलने के लिए दे दिया। आज विद्यालय चल रहे हैं, बंद करवा दिया। उनका उद्देश्य था भारत भारतीयता को समाप्त करना, और उन्होंने खत्म करने का प्रयत्न किया। आज भी उसका दुष्परिणाम क्या है? हमारे अभिभावक लोग आज बच्चों को 10-10, 15-15 हजार रुपए महीना फीस देकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। कहाँ पढ़ रहा है बच्चा? सेंट जोसेफ में पढ़ रहा है। उनको भारतीय शिक्षा अच्छी नहीं लगती, थोड़ा बहुत अंग्रेजी सिखा देते हैं, बस अपने को बड़ा भारी जन क्या समझते हैं। लेकिन हमारे संस्कार बच्चों के कहाँ जा रहे हैं? प्रत्येक जिले में हिंदुस्तान भर में 4-4, 5-5 हजार डाइवोर्स के केस हैं। ये उसी शिक्षा के दुष्परिणाम है। वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, ये उसी शिक्षा का परिणाम है। सेवा उनके दिमाग में नहीं है, बड़े बूढ़े वृद्धाश्रम में रहे, ये उसी शिक्षा का दुष्परिणाम है। विदेशों की तरह चाइल्ड होम आज बने जा रहे हैं, ये उसी शिक्षा का परिणाम है। माता पिता के बड़ों के पैर छूना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ये भूल गए। क्या स्थिति हो रही है आप समाज में सब देख रहे हैं। ये उन्हीं संस्कारों का दुष्परिणाम। वास्तव में हमारी स्व की चेतना क्या है? भारत की सत्ता गई, संपन्नता गई, किंतु भारत की माटी से भारत के लाल का संबंध ना गया। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमता रहा, कैलाश पर्वत से लेकर रामेश्वरम तक ले जाता रहा, चारों धाम और सप्तपुरियों को नित्य स्मरण करता रहा, पर्वत और नदियों को नित्य नमन करता रहा, अतीत का क्षण क्षण स्मरण करता रहा। इसलिए भारत किसी के मिटाए नहीं मिटा। यदि राज्य होता तो मिट जाता। ये सनातन राष्ट्र है, विराट पुरुष है। भारत को हमने मां के रूप में सदैव पूजा है। इस पूजा के बल पर हमने देश को जीवित बचा के रखा है। प्रभु राम ने इसे पूजा, कृष्ण ने पूजा, बुद्ध ने पूजा, शंकराचार्य ने पूजा, राणा शिवा ने पूजा, सुभाष ने पूजा, बंकिम ने पूजा किया। भारत माता के क्रम को, इस क्रम के प्रवाह को हमने कभी भी मिटने नहीं दिया है। इसलिए भारत माता की पूजा का काम 1925 से प्रारंभ करके आज में 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति की रक्षा, इसका संरक्षण करने का काम लगातार करने का लक्ष्य है और चल रहा है। जहां देशी आवश्यकता होती है वैसा सारा उसी तरह लोग लग जाते हैं, करते हैं। ऐसा ये स्व का एक सारा वो है। आज जन्मदिन भी अपने किसी का भी मनाते हैं तो उतने दीपक जलाकर या मोमबत्ती जलाकर के बुझाते हैं। ये हमारी स्व की चेतना नहीं है, ये विदेशों का कल्चर है। हमें दीपक जितने वर्ष का कोई भी हुआ है, जिसका जन्मदिन है, उतने दीपक जलाना और जलते रहना, हवन करना, गरीबों के लिए भोजन कराना, गौशाला में जाना, गाय को कुछ खिलाना, गरीब बच्चों के छात्रावासों में जाकर कुछ उनको प्रसाद ग्रहण कराना, इस तरह का काम होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? देखा दुखी जो चल रहा है वही करेंगे। आज स्वतंत्रता के काल में स्वतंत्रता की भावना थी, राज्य विदेशी था, भावना स्वदेशी थी, कार्यालय शासित था, घर स्वतंत्र था, नागरिक नियमों का बंदी था, तो व्यक्ति स्वतंत्र था। भाषा अपनी थी, भूषा अपनी थी, तीज त्योहार अपने थे,
भावना अपनी थी, लेकिन आज स्वतंत्रता की छाया में परतंत्रता की बेल बिकसी है। तन स्वदेशी है पर मन विदेशी है। भाषा तो सिद्धांत की हमारी है, लेकिन भावना उनकी है। कहने के लिए खद्दर के वस्त्र तो हैं, पर सूट और टाई है। आज घर में अंकल की संस्कृति छाई है। मैया शब्द नहीं रहा है तो घर में मम्मी पधारी हैं। पिताजी शब्द गायब हो गया है, घर में डैडिया विराजे हैं। अपना जो कुछ भी है वो तुच्छ है, हेय है, विदेशों की जूठंडी उत्तम है, श्रेष्ठ है। ये समाज का सोच बन रहा है। ये अंग्रेजियत का संस्कार है। इसको कौन बदलेगा? ये अपने आचरण में आना चाहिए। ये आचरण में बदलाव होना चाहिए। हम अगर हिंदू हैं, हिंदू परिवार हमारा है, तो हिंदू परिवार के अनुसार हमारी जीवन रचना बनना चाहिए। इसलिए यह स्व की चेतना ये आवश्यक है, इसमें बदलाव। दूसरा, स्वदेशी भाव पैदा होना चाहिए। ये स्वदेशी भाव क्या है भाई? बहुराष्ट्रीय कंपनियों से निर्मित माल का उपयोग हम नहीं करेंगे। स्वावलंबी भारत, समर्थ भारत। अगर हम अपने पैरों पर, हमारा देश खड़ा हो गया, हमें किसी देश की सहायता की जरूरत नहीं पड़ी, तो दुनिया में भारत अपने आप महान बनने वाला है, कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए ध्यान करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निर्मित माल का उपयोग नहीं करेंगे। प्रातः काल से लेकर रात तक जितनी चीजों का प्रयोग करते हैं वो अपने देश की बनी हुई बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, हर चीज उसी का उपयोग करेंगे। लेकिन ये सब हो नहीं रहा है। ये आचरण में लाना है। ये समाज में बदलाव आना चाहिए, समाज में परिवर्तन आना चाहिए। इसलिए स्वदेशी भाव का मतलब है नित्य जीवन के व्यवहार में देशभक्ति आना चाहिए। देशभक्ति, जब देश स्वतंत्र नहीं था उस समय तो देशभक्ति अलग प्रकार की थी, लेकिन आज इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या करना? आज की देशभक्ति क्या है? नित्य जीवन के व्यवहार में देशभक्ति क्या होती है? एक कल्पना धूमिल है। हमको इसकी भी आवश्यकता है। दुनिया में देशभक्ति के अद्भुत उदाहरण हैं, जो बहुत शक्तिशाली देश बन चुके हैं। जापान में अपने देश के स्वामी राम तीर्थ यात्रा करने गए। उनका व्रत था, भोजन नहीं करना था। कहीं से फल मिल जाए तो रेलवे स्टेशन पर उतरते थे, कहीं फल मिलते नहीं थे। उनके रेलवे स्टेशन के सामने, उनके सीट के सामने एक बच्चा बैठा था, बहुत बड़ा बच्चा नहीं था। उससे कहा कि यहाँ रेलवे स्टेशन फल नहीं मिलते? हाँ मिलते हैं महाराज जी, हमें तो कोई दिखते नहीं। मिलते हैं। अगले स्टेशन पर उतर करके बच्चा कहीं गया तो फल लाकर दे दिया। महाराज जी ने पैसे निकाले। पैसे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे? आप तो कमाते नहीं। पिताजी पूछेंगे पैसे कहाँ खर्च किए, तो क्या बताओगे? वो हम कर लेंगे जो करना होगा। तो आखिर क्यों नहीं ले रहे हो? बोले आपसे मेरा एक निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती की, महाराज जी जब आप अपने देश भारत जाएंगे तो कभी किसी को ये मत बताइए कि जापान के रेलवे स्टेशन पर फल नहीं मिलते। इसमें हमारे देश की बड़ी बदनामी है। छोटे बालक के मन में क्या है भाई? क्या चल रहा है उसके मन में? व्यक्ति व्यक्ति में देशभक्ति की भावना। इसलिए जापान दुनिया के धनाढ्य देशों का सिरमौर बन गया। जर्मनी का भी ऐसे ही है। इजराइल बहुत छोटा सा देश है, 1750 वर्षों तक गुलाम रहा है। 450 किलोमीटर लंबा, 250 किलोमीटर चौड़ा, केवल 1.5 करोड़ 2.25 करोड़ की आबादी टोटल होगी आजकल। वहां हर नरनारी सैनिक है। हर 15 वर्ष के युवक को 3 वर्ष का सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य है। हर लड़की को भी 1 वर्ष का सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य है। 1 वर्ष में 3 महीने के लिए हर पुरुष को और 1 महीने के लिए हर महिला को सैन्य ड्यूटी पर जाना अनिवार्य है। हर व्यक्ति भागता हुआ नजर आता है। उससे पूछो भैया क्यों भाग रहे हो? अरे
जा रहा हूँ, हमें अमेरिका से आगे जाना है, हमें जर्मनी से आगे जाना है, हमें जापान से आगे जाना है। वो पागल हो गया, जा रहा है सब्जी खरीदने, मुझे कह रहा मुझे जर्मनी से आगे जाना है। भावना क्या है? देशभक्ति की भावना है। ये जो टैरिफ बोर्ड बना दुनिया का, 110 देश उसके सदस्य बने थे। जापान में अमेरिका ने बहुत बड़ी मात्रा में चावल भेजा, चावल बाजार में पहुंच गया, एक दाना भी वहां की जनता ने नहीं खरीदा। मजबूरी सरकार की होगी, खाना हमारी मजबूरी नहीं है, सारा चावल समुद्र में फेंक देना पड़ा। अपने लखनऊ से बलियाबाद की बहुत बड़ी मात्रा में आम गए, आम की आदत हम नहीं डालने देंगे। वहां की जनता ने एक भी आम खरीदा नहीं और सारे आम अपने समुद्र में फेंक देने पड़े। क्या है भावना? मजबूरी सरकार की होगी, हमारी कोई मजबूरी नहीं। ये कौन सी वक्त काम कर रहा है शक्ति? ये देशभक्ति की भावना। जिस देश में देशभक्ति की भावना होती है, पल पल देश हमेशा ध्यान में रहता है, तो वो देश मजबूत बनता है। एक रोम नाम का एक कभी शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र था, आज से 100 साल पहले। लगभग 35 देश उसमें सम्मिलित थे, उस संयुक्त राष्ट्र रोम में। वहां के राजा ने घोषणा की, जनता को कोई कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सरकार करेगी, सब कुछ राजा करेगा। जिनकी आदत थी वो करते रहे। नौजवान पीढ़ी मौज मस्ती में आ गई। क्या मौज मस्ती में आई? सर्कस देखो, नाटक देखो, नौटंकी करो, जीवन के मजे मारो, अय्याशी करो, अकर्मण्यता आ गई। 10 साल तक तो चलता रहा। अरब देशों ने मिलकर आक्रमण किया। 4 दिन का झटका संयुक्त राष्ट्र रोम झेल नहीं पाया, टुकड़े टुकड़े में बट गया। कुछ अफ्रीकी देश बने, कुछ जो है वो अरब देश बने, कुछ और देश बने। रोम नाम की एक सिटी है, इटली की राजधानी है। भारत उसी पथ पर तो नहीं चल पड़ा है। सरकार पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। कौन करेगा? सब काम सरकार करेगा, जैसे वहां किया था। शिक्षा की व्यवस्था सरकार, स्वास्थ्य की चिंता सरकार, मकान भी सरकार, सफाई भी सरकार, पानी भी सरकार, नौकरी भी सरकार, रोजगार भी सरकार। भारत उसी पथ पर तो नहीं चल पड़ा है कहीं। सरकार पर निर्भरता, सरकार पर अवलंबित जो समाज हो जाता है, निश्चित रूप से उसका पतन अवश्यंभावी है, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए आज आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है अपने देश के बारे में जरा देखें और झांकें। क्या हो रहा है? एक स्थान पर मैं था, सायंकाल का समय था, वर्षा हो गई थी, सड़क पर पानी भर गया था, लोग अपने अपने चबूतरे पर थे, सड़क नीची थी। हम भी चाय पी रहे थे, 2-3 लोग थे। उस परिवार में जहां थे वहां कोई सज्जन निकले और वो गाली देने लगे सभासद को। उनकी आवाज सुनकर सामने आ गए कुछ लोग, तो वो गाली और किसी को देने लगे। कुल मिलाकर गाली किसको दे रहे थे? सभासद को, मेयर को, विधायक को, सांसद को और प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को। काम क्या था? एक लकड़ी के टुकड़े से जो पॉलीथिन कूड़ा कचरा फंस गया था उसको निकालना था। वो हम नहीं निकालेंगे। कौन निकालेगा? वो हम लोग जिसको वोट देते हैं उसका काम है। क्या हो गया हमारे समाज को? ये अकर्मण्यता क्यों? देश नित्य जीवन के व्यवहार में देशभक्ति क्या है भाई? दिन में 12 बजे हेलो चल रहा है हमारे घर के सामने, स्विच उसमें है, हम विद्युत विभाग के कर्मचारी को गाली देते हैं। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि चलो इसको बंद कर दो। पानी की सर्वत्र समस्या है, पानी की टोटी में पानी बह रहा है, बंद कर दो। ये भी देशभक्ति का काम है। एक जगह हम गए थे, घर में जो 7-8 कमरे थे, प्रत्येक कमरे में कूलर भी चल रहा था, पंखा भी चल रहा था और जितने बल्ब राड थे सब जल रहे थे, उसकी आवाज आ रही थी। हम गए जिस कमरे में, तो वहां जो है परिवार के 4 सदस्य,
पति पत्नी, 2 बच्चे चाय पी रहे हैं। हमने पूछा ये इतनी सब कूलर वूलर पंखा ये सब क्यों चालू कर रखा है? अरे भाई साहब क्या हो जाएगा, किराया तो जाएगा, चला जाएगा, और क्या, बिजली का किराया। हम समस्या बिजली की है कि किराए की है? अगर विद्युत की बचत करेंगे तो ट्यूबवेल चलेंगे, कारखाने चलेंगे, उस बिजली का उपयोग दूसरी जगह होगा। अनावश्यक बिजली क्यों खर्च करना? ये उनकी पढ़े लिखे लोगों की समझ में नहीं आता। किराया दे देंगे, क्या मतलब भाई? हो क्या गया हमारे समाज को? इस प्रकार की दृष्टि, इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। आचरण में बदलाव, नित्य जीवन के व्यवहार में देशभक्ति माने क्या? हमारे आसपास जहां हम रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, ठंड के दिनों में उनके बच्चे आज कपड़े नहीं हैं, कम टूटे फूटे कंबल से काम चलाते हैं। कभी हमने सोचा चलो भाई उनके लिए हमारे पास फालतू कपड़े पड़े हुए हैं, उनको दे दो। अनेकों उत्सवों में उनको आधा किलो 1 किलो मिठाई दे दो। कुछ और भी उनको कठिनाई है, उसकी कठिनाई हल कर दो। हम किसी डॉक्टर को फोन करके उनका इलाज हो जाएगा, सरलता से कर सकते हैं। उनको वो 5 रुपए 10 रुपए बहुत कठिनाई दिखाई देती है। हम जरा सा सहयोग करते हैं, ये क्या, ये देशभक्ति नहीं है क्या? बच्चा होशियार है, पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ने में कोई कठिनाई है, नहीं पढ़ रहा है, तो हम अगर उसको पढ़ा दें, हमारे घर में कोई पढ़ा दे, कोई माता बहन बिना पैसे लिए ट्यूशन के रूप में ट्यूशन ना पढ़ाएं, तो आखिर को ये क्या देशभक्ति नहीं है? ये भी सेवा है, देशभक्ति भी है। हम अपने परिवार, अपने आसपास, अपने कॉलोनी, इधर उधर जो भी देखते हैं, कुछ न कुछ जहां आवश्यकता है उसके लिए सक्रिय बने। हमारा विद्यालय तो प्राइमरी स्कूल चलता है, लेकिन अध्यापक आते नहीं, बच्चे जाते नहीं। हमारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? हम बच्चे जाए इसका प्रयास कर सकते हैं, अध्यापक आए इसका प्रयास कर सकते हैं। नई बात मानते हैं तो अधिकारियों से बात करेंगे। चिकित्सालय वहां चलता है, डॉक्टर आता नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? सक्रियता कहाँ? मंदिर है हमारी गली में, मोहल्ले में, अकेले केवल सुई शाम किया, आरती हो रही है, एक अकेला पुजारी वहां कर रहा है, आरती कर रहा है। काहे के लिए मंदिर बना रखा है? गौ, गीता, गंगा, गायत्री, 4 चीजें अगर नहीं रही तो हिंदू समाज में रहेगा नहीं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी हालत हो जाएगी। आखिर हमारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? समाज की सक्रियता किस क्षेत्र में? हम जा रहे हैं स्कूटर से, जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पर, वहां पता लगता है कि रास्ते में एक बिजली का तार टूट कर गिर गया है, उसमें करंट है, पीछे आने वाले उसमें मरेंगे। अरे हमारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? कोई घटना दुर्घटना ना हो, कोई एक्सीडेंट हो गया है तो हम निकल रहे हैं, हमें बड़े समय देर हो जाएगी, बाद में पता लगता है हमारे परिवार का कोई है, दुर्घटना किसकी हुई है। कुल मिलाकर बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन नित्य जीवन के व्यवहार में देशभक्ति की भावना आना चाहिए। स्वदेशी भाव यानी देशभक्ति की भावना, ये पैदा होगी तो कई चीजें ठीक हो जाएंगी। भारत को महान बनाने के लिए ये बदलाव, ये परिवर्तन की आवश्यकता है। इन सब चीजों को हम ध्यान रखेंगे, ठीक रहेगा। पर्यावरणित जीवन शैली हमारी हो। ये पर्यावरणित जीवन शैली यानी क्या? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, 4 के 5 तत्व हैं। एक तत्व की भी कमी हो जाती है तो ये संसार चलेगा नहीं, ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। क्षिति माने पृथ्वी, जल माने जल आप जानते हैं, पावक माने अग्नि सूर्य, गगन माने आकाश, और समीर माने वायु। ये 4 चीजों की रक्षा करने का काम हमारी देश की जनता का नहीं है क्या? ये सारा काम सरकार का है क्या? हम क्या करेंगे? हम अपनी कॉलोनी में रहते हैं, पार्क सामने पड़ा है, उस पार्क की कोई समिति बनाकर और हम सभी के सहयोग से वहां अच्छी तरह वृक्षारोपण करें, हम घास उगाएं, फूल उगाएं, अपने
खेल कूद के लिए, बच्चों के टहलने घूमने के लिए पार्क का निर्माण करें। हम मिलकर नहीं करेंगे, कौन करेगा? वो सरकार का काम है। क्यों भाई? हमारा क्या काम है? समाज की सक्रियता होना चाहिए, माने कहाँ होना चाहिए? सज्जन शक्ति की सक्रियता कहाँ होना चाहिए? इन सब चीजों का ध्यान कौन करेगा? ये हमारे आचरण में नहीं आना चाहिए क्या? लेकिन है नहीं, आना चाहिए। इसे याद दिला रहे हैं सारी बातें, क्योंकि स्व के अनुसार अपना जीवन शैली होना चाहिए। भारतीयता के अनुकूल आज सारे देश भर में सर्वत्र एक पृथ्वी की चर्चा चल रही है। अधिक रासायनिक खाद पर निर्भरता, कीटनाशक पर निर्भरता का दुष्परिणाम क्या हो रहा है? सारे देश के अंदर आज पृथ्वी बेकार हो जा रही है, बंजर हो रही है। इस पर निर्भरता के कारण से रोग बढ़ रहे हैं, रोगी बढ़ रहे हैं, पैथी बढ़ रही है, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, कुछ भी ठंड नहीं रहा है। हरियाणा पंजाब के प्रत्येक गांव में 15-15, 20-20 कैंसर के रोगी हैं। यहां भी हो रहा है। कौन संभालेगा? सारा काम सरकार का है क्या? हम क्या करेंगे? हमारे पास जो भी जमीन है, 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन, उसमें हम अपने परिवार के खाने के लायक जैविक खाद का प्रयोग करेंगे, प्राकृतिक खाद का प्रयोग करेंगे। हम गौ आधारित खेती करेंगे। हम एक गाय पालेंगे, 1 एकड़ जमीन उसमें से हो सकती है। रासायनिक खाद नहीं डालेंगे, कीटनाशक नहीं डालेंगे। हम हमारे पास जमीन नहीं है तो किसी से कहेंगे आप पैदा करो, हम खरीदेंगे, महंगा खरीदेंगे, 10-20 लोगों को तैयार करेंगे। सब्जी में कितना जहर पड़ रहा है आजकल। सब्जी में कीटनाशक, रासायनिक खाद कितना जहर पड़ रहा है, हर शरीर में जा रहा है, हमारी समझ नहीं आता। सब्जी को बढ़ाने के लिए भी इंजेक्शन लगता है। इस बीमारी बढ़ने के ये सब कारण है। हम अपनी छत पर सब्जी पैदा करेंगे, नीचे जगह है तो वहां सब्जी पैदा करेंगे, किसी से पैदा करवाएंगे, रासायनिक खाद कीटनाशक देना हम खरीदेंगे। हम एक गाय पालेंगे या पलवाएंगे। हम गाय का दूध का उपयोग करेंगे, देशी गाय, भारतीय नस्ल की गाय का। इन सब बातों को ध्यान में लेकर के पृथ्वी की रक्षा करनी है। अब 2 लाख किसानों ने आत्महत्या पिछले 15 वर्षों में किया है। भूमि बंजर हो रही है। पहले एक फसल में एक बार रासायनिक खाद कीटनाशक डालते थे, फिर 5-5 बार डालने के बाद भी पैदा होना बंद हो गया। बाद में आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं। ये सारी स्थितियां बन रही है। कौन करेगा इसकी रक्षा? हमारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? हमारे घर में गाय का ही दूध आएगा, चाहे गौशाला से आए या कहीं से आए, बाकी कोई दूध का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसी कुछ चीजों को ध्यान में लेकर हमको बदलाव, परिवर्तन लाने की जरूरत है। आज प्रत्येक प्राणी के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पेड़ों से मिलता है। जब देश स्वतंत्र हमारा हुआ था तो 40 करोड़ देश की आबादी थी। 23% भूमि पर वन और वृक्ष थे। आज आबादी 140 करोड़ है। 7% केवल भूमि पर वन वृक्ष रह गए हैं। जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज्यादा हो गई प्राणी जगत के कारण। वो पेड़ ग्रहण करते हैं, उतने पेड़ नहीं है, वो भी वातावरण में घुल रहा है, रोग पैदा करने का भी कारण बन रहा है। भूमि को क्या चाहिए? भूमि को चाहिए नाइट्रोजन। उन्हें नाइट्रोजन कहां से मिलेगा? प्राणी जगत के मलमूत्र में नाइट्रोजन है, देशी खाद जिसे बोलते हैं। जब पशुपालन नहीं करेंगे, देशी खाद का उपयोग नहीं करेंगे, रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो यही होने वाला है। तो कुल मिलाकर नाइट्रोजन जो खाद है वो जब जमीन में, मिट्टी में मिलती है, मिट्टी और खाद मिलकर के नाइट्रोजन तैयार करती है। ये उसकी पद्धति है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। जो है वही भूला जा रहा है। शरीर आलसी होता चला जा रहा है। खरीदा और फेंका और झोंका। क्या है भाई? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई नेचुरल फार्मिंग, यही सब नेचुरल फार्मिंग है। सारे कॉलेजों में, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालयों में नेचुरल फार्मिंग कोर्स आ गया है। 4 साल का कोर्स है। अब वो सारा कोर्स पढ़ाया जाएगा। क्यों? आखिर कैसी इसलिए क्यों निर्माण हुई है? वैज्ञानिकों ने शोध किया है, डॉक्टरों ने शोध किया है, तब उसमें से निष्कर्ष निकला है। तो हमारे समाज के ध्यान में नहीं आना चाहिए क्या सब चीजें?
इन सब चीजों को ध्यान में लेकर करना कराना। इसी तरह कुटुंब प्रबोधन का विषय है। एक कुटुंब माने पति पत्नी बच्चे, यही केवल परिवार है क्या? अरे बाबा दादा नाना नानी चाचा चाची अनेकों प्रकार का जो खानदान जिसे कहते हैं वो हमारा कुटुंब है। एक 2 महीने में 3 महीने में एक बार किसी के यहाँ एकत्रित हों, बच्चे बच्चों से मिलेंगे, महिलाएं महिलाओं से मिलेंगी, लोग लोगों से मिलेंगे, हम संकीर्तन करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बाद में सब मिलकर भोजन करेंगे। ये नहीं हो सकता क्या? इसमें हिंदू समाज का संगठन का भी बोध छिपा है। ये भी करने लायक काम है। ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब सभी को अपनी जिम्मेदारी है ये निभाना। हम वृक्षारोपण की बात तो करते हैं लेकिन करते नहीं।